Good morning, students. So, in the previous video, we have discussed about the motional EMF. So, now we will discuss about the ED current. Clear? So, first of all, we will discuss its definition, then its experiment where ED current is produced, its application, and then afterward its disadvantages. What are the disadvantages of ED current? Clear? First of all, what is ED current? So the ED current is a circulating current which produce in a conductor due to changing magnetic field or changing magnetic flux. मीन्स जो ED करंट है वो एक सर्कुलेटिंग करंट है जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगा। कब? जब उस कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। सो व्हाट इज ED करंट? द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग magnetic field is called ED current. So this is the definition of ED current कि this is ED current. Now we will discuss some experiment where we will see that कि ED current is produced and what are the advantages and what are the disadvantages of ED current. The first experiment is that कि there is a electromagnet. ये आपका एक electromagnet है। यहाँ पे लिखा है jumping disk. Clear? यहाँ पे लिखा है jumping disk means ये एक आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क है। क्लियर? और ये जंप करेगी किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। विच करंट? ED करंट इन दैट। तो हमने क्या किया कि एक सोलेनोइड ली, उसके अंदर से कंडक्टर पास करवाया। फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बन गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन स्विच इज ऑन। सो जैसे इसमें से करंट फ्लो शुरू हुआ तो आपका जो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इसमें इंक्रीज हुई तो जो ये आपका कंडक्टर था इससे लिंक्ड जो आपका फ्लक्स था वो वेरी करने लग गया, इंक्रीज हुआ। तो उस इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? उस करंट की वजह से यहाँ पे आ गई पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स क्या? हमने पढ़ा था अगर करंट क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा। तो वैसे ही हमने क्या देखा कि जब इसमें से करंट फ्लो हुआ तो मान लो दिस एंड ऑफ द सोलेनोइड बिकम नॉर्थ पोल एंड दिस इज द अपर एंड ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क एंड दिस इज द लोअर एंड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। तो जो लोअर एंड था उसकी पोलैरिटी भी आपकी क्या होगी? सेम होगी। मींस इट इज आल्सो गेन द नॉर्थ पोल। इसके ऊपर भी क्या आ गया? नॉर्थ पोल आ गया। तो ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या रिपल्शन हुई जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क है इसने जंप करना शुरू कर दिया, इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा जंपिंग डिस्क। एल्यूमिनियम की डिस्क क्या होगी? जंप किया। और जंप किस लिए किया? वो जंप किया ड्यू टू फ्लो ऑफ ED करंट। कि जब इस कंडक्टिंग एल्यूमिनियम प्लेट में से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, उसकी वजह से इट बिकम अ मैग्नेट, वो मैग्नेट बन गया। और हमने क्या देखा था? लेंज़ ने क्या कहा था कि जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसके ऊपर फ्लक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये खुद चाहती है फ्लक्स क्या करे? डिक्रीज करे। तो इसके लिए क्या चाहिए? रिपल्शन चाहिए। रिपल्शन कब होगी? अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नॉर्थ पोल आएगा। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ED करंट मींस जंपिंग ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क प्लेस ऑन द कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर पे जब किसी एल्यूमिनियम डिस्क को रखते हैं वो जंप करते हैं। वो किस लिए जंप करते हैं? ड्यू टू ED करंट। क्यों? इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट की वजह से ये मैग्नेट बन गया। और हमने क्या देखा था कि अगर इस कंडक्टर के ऊपर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये कंडक्टर चाहता है फ्लक्स डिक्रीज हो। तो इसके लिए इससे दूर जाना चाहेगा। दूर तब जाएगा अगर दोनों की पोलैरिटी क्या होगी? सेम। ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, इस वजह से ये डिस्क आपकी क्या कर रही? जंप कर गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, द स्टॉपेज ऑफ मेटेलिक प्लेट। जब किसी भी हम मेटेलिक प्लेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के बीच में रखते हैं और इसको रोटेट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम दिस प्लेट स्टॉप, ये प्लेट आपकी रुक जाती है। तो व्हाई दिस प्लेट स्टॉप? दिस प्लेट स्टॉप ड्यू टू ED करंट। कैसे? कि जब इस प्लेट को हम इसके बीच में रोटेट कराते हैं मैग्नेट के बीच में तो इसके ऊपर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका चेंज करता है। मींस फ्लक्स चेंजेस। उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आपको जो बीच में दिखाई दे रहा है दिस पोर्शन, दिस शो द करंट, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। क्लियर? अब जब इसमें से करंट फ्लो शुरू होगा तो ड्यू टू दैट करंट दैट हीट्स अप, ये क्या होगी? हीट्स अप, ये गर्म हो जाएगी। और दैट हीट इज लॉस टू द सराउंडिंग, ये हीट का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी जिसकी वजह से रोटेट कर रही थी वो सारी मैकेनिकल एनर्जी ED करंट की वजह से किसमें चेंज होगी? हीट में चेंज होगी। क्लियर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने जो पढ़ा था। तो ये जो आपकी डिस्क थी या जो प्लेट थी आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप रोटेटिंग, इसने रोटेट करना बंद कर दे। क्यों? जब ये रोटेट की इस पे फ्लक्स चेंज हुआ, उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? ED करंट प्रोड्यूस हुआ।
उस ईडे करंट की वजह से ये प्लेट क्या होगी, हीट अप होगी। उस हीट होने की वजह से वो हीट किस में लॉस होगी, सराउंडिंग में लॉस होगी, एंड दैट रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड दैट डिस्क स्टॉप्स। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब इस ईडे करंट को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो हमने क्या लिया, एक दूसरा लिया, स्लोटेड प्लेट लिया। स्लोटेड प्लेट मींस ये यूनिफॉर्म प्लेट थी, इस अगली जो स्लोटेड प्लेट थी इसको हमने कट कर दिया, मींस सम पोर्शन इसका रिड्यूस कर दिया, मींस इसका एरिया इसके कंपैरेटिवली कम कर दिया। इसमें भी ईडे करंट प्रोड्यूस होगा, बट जो ईडे करंट की वैल्यू इसकी कंपैरेटिवली इसमें कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा है तो देयर इज अ ग्रेटर एरिया फॉर फ्लो ऑफ ईडे करंट। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। उस कम एरिया की वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कम फ्लो होगा। उस कम करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। अगर ये बहुत जल्दी रुक जाती है तो इट विल टेक सम टाइम टू स्टॉप। क्लियर। सो ये कुछ आपके एग्जांपल थे ईडे करंट के। तो ईडे करंट का हमने पढ़ लिया, मेथड टू रिड्यूस ईडे करंट। सो वी विल नॉट यूज यूनिफॉर्म प्लेट, वी विल यूज स्लोटेड प्लेट। कैसे प्लेट यूज करेंगे, स्लोटेड प्लेट की जब एरिया रिड्यूस होगा तो ईडे करंट को प्रोड्यूस होने के लिए एरिया कम मिलेगा। अगर एरिया कम होगा तो ईडे करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ आपके एक्सपेरिमेंट थे। उसके बाद आपकी आती है एप्लीकेशन ऑफ ईडे करंट। क्लियर। जो पहली एप्लीकेशन है वो इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस मींस फर्नेस होता है जो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, इसको यूज करते हैं टू मेल्ट द मेटल्स। तो इंडक्टेंस फर्नेस के अंदर क्या बेटा, यही प्रोसेस है सीरीज में देखा हमने कि किसी भी मेटल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हैंग कर दिया जाएगा और उस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे। जब ये मैग्नेट रोटेट होगी, क्लियर, तो उसके ऊपर जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग फ्लक्स अ करंट इज प्रोड्यूस इन दैट मेटालिक प्लेट, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट दैट मेटालिक प्लेट हीट्स अप। अगर ये फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा, इस मेटालिक प्लेट का रेजिस्टेंस भी हम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट भी ज्यादा है, तो हीट प्रोड्यूस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड दिस मेटालिक प्लेट मेल्ट इटसेल्फ। तो एक एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। लेकिन पेपर में बेटा क्वेश्चन आता है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ईडे करंट, गिव एग्जांपल वेयर इट इज यूज्ड, एप्लीकेशन ऑफ ईडे करंट एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इट। मींस आपको इनके एप्लीकेशन की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता, सिर्फ आपने बताना है कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो फर्स्ट इट इज यूज इन द इंडक्टेंस फर्नेस, देन इट इज यूज इन द स्पीडोमीटर। जो आपकी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं वहां पे भी ईडे करंट का एप्लीकेशन है। उसके बाद डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, उसके अंदर भी करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसकी वजह से आपकी डिफ्लेक्शन आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन्स की जो ईडे करंट है उसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स, विच ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। और यह डायथर्मी, डायथर्मी मीन्स क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर लोकलाइज टिश्यू होते हैं उनको हीट करने के लिए, कि हमारी बॉडी में क्या हुआ कि कहीं पे फैट इकट्ठा हो गया, उस फैट की वजह से हमें पेन है, तो उस फैट को उस जगह से हिलाने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए डायथर्मी मीन्स ईडे करंट का यूज है, उसको हम कहते हैं डायथर्मी। आफ्टर दैट इंडक्शन मोटर के अंदर ईडे करंट का यूज होता है, इंडक्शन कुकर के अंदर आपका ईडे करंट का यूज होता है एप्लीकेशन। उसके एनालॉग एनर्जी मीटर्स, अब तो आपने देखा होगा आपके घरों में डिजिटल मीटर है। इससे पहले जो ब्लैक कलर के मीटर होते थे जिसके अंदर वो आपकी एक रिंग सी रोटेट करती थी, वो भी आपकी जो रोटेशन थी दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ईडे करंट। वहां पे भी किसकी एप्लीकेशन थी, ईडे करंट की। तो आपके यहाँ पे हमने 8 एप्लीकेशन लिखी हैं, 8 में से आपने किन्हीं भी 4 या 5 को याद रखना है। ईडे करंट क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके एक्सपेरिमेंट आपको। अब इसके आगे बेटा डिसएडवांटेजेस क्या है ईडे करंट के। तो बेटा एक हमने पढ़ लिया कि ईडे करंट की वजह से क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हीट प्रोड्यूस होती है मींस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या है, लॉस है। तो दिस इज अ वन डिसएडवांटेज ऑफ ईडे करंट। सेकंड वन की जो इंसुलेशन होती हैं वो भी ब्रेक हो जाती हैं, क्यों, ड्यू टू हीट ऑफ द हीटिंग ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। सो दीज आर द टू, वी कैन से दैट टू डिसएडवांटेज ऑफ ईडे करंट। वन वी हैव डिस्कस। और जो ईडे करंट है उसकी वजह से डैम्पनिंग इफेक्ट, मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ईडे करंट की वजह से। ईडे करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन। आपने कभी देखा भी होगा कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर के पास से निकलते हैं बेटा, वहां पे आपको वाइब्रेशन की आवाज आती है। तो बेटा वो जो ट्रांसफार्मर के पास से हम जब निकलते हैं वहां से जो वाइब्रेशन की आवाज जो आ रही होती है वो भी आपके ड्यू टू ईडे करंट है। तो ईडे करंट की वजह से डैम्पनिंग इफेक्ट, क्लियर, डैम्पनिंग मतलब वाइब्रेट करना, डैम्पनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी का लॉस है हीट की फॉर्म में, और उस हीट की वजह से आपकी जो मेटल की इंसुलेशन है वो आपकी टूट सकती हैं, ब्रेक हो जाते हैं जो मेटल के ऊपर इंसुलेशन होती है उसको बचाने के लिए।
उसके आगे है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ईडे करंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईडे करंट कैन नॉट बी टोटली कैंसल्ड। हम ईडे करंट को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, ईडे करंट रहेगा ही रहेगा, मीन्स ईडे करंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन इट कैन बी रिड्यूस, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब उसके मेथड क्या रिड्यूस करने के लिए, सबसे पहला मेथड बेटा ये था स्लोटेड प्लेट की। हम अब क्या करेंगे, हम उन प्लेट का एरिया को कम कर देंगे जिसमें से ईडे करंट प्रोड्यूस, अगर एरिया कम होगा तो ईडे करंट कम प्रोड्यूस होगा और हीटिंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। तो वन इज यूजिंग अ यूनिफॉर्म प्लेट, इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट वी विल यूज स्लोटेड प्लेट। किसको यूज करेंगे हम, स्लोटेड प्लेट को यूज करेंगे। और जो दूसरा मेथड है इसके अंदर आपका है बेटा दैट इज लैमिनेशन। क्लियर, लैमिनेशन का मीनिंग ये है कि जो आपका कोर होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मर, इट इज मेड अप ऑफ वी कैन से दैट शीट्स। किसका बना था, शीट का। तो अगर उनको हम लैमिनेट कर देंगे तो वो सभी शीट का जो एरिया है, जो सभी शीट का जो ईडे करंट है वो एडअप नहीं हो पाएगा। मीन्स हमने क्या लिया, एक शीट ली उसको लेमिनेट किया, दूसरी शीट ली उसको लेमिनेट किया, तीसरी शीट ली उसको लेमिनेट किया और सबको लेमिनेट करके फिर हमने जोड़ दिया। अब इसका मतलब है कि दो शीट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन एक दूसरे से फुली कनेक्टेड नहीं ड्यू टू लेमिनेशन। अब उससे क्या हुआ कि जो एक शीट में ईडे करंट प्रोड्यूस होगा वो दूसरी शीट की ईडे करंट के साथ एडअप नहीं होगा, वो इंडिविजुअली फ्लो करेगा और इससे ईडे करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती। क्लियर, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्या लिखा हुआ यहाँ पे। द मेटेलिक कोर आर यूज इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेज लाइक ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो। ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लार्ज ईडे करंट इज प्रोड्यूस इन द कोर। कि जो आपके मेटेलिक कोर होते हैं, इसके ट्रांसफॉर्मर के, डायनेमो के, जितने भी आपके कोर होते हैं वो आपके मेटेलिक प्लेट के बने होते हैं। जब उन मेटेलिक प्लेट से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो बेटा उसमें प्रोड्यूस होता है ईडे करंट। और उस ईडे करंट की वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, और दूसरा आपका वहाँ पे डैम्पनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब उसको कम कैसे करना है, टू मिनिमाइज द loss due to ईडे करंट, the solid metallic core are replaced with the large number of thin sheets। अब इसका मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका कोई कोर था, क्लियर, ये आपका कोई कोर है, ये एक सॉलिड कोर था, क्लियर। तो इस कोर को हम रिप्लेस कर देंगे थिन शीट के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, थिन शीट। मान लो हमने एक शीट ये ली, क्लियर, ये एक शीट है, थिन शीट, फिर एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, फिर चौथी शीट, फिर इसे ये कोर बना लिया हमने ऐसे, क्लियर। तो इसको हमने ऐसे समझना है कि हमने क्या लिया, ये आपका यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बुक से ले लेते हैं कि ये आपका पूरा एक कोर है, ये यूनिफॉर्म है, मतलब सॉलिड मेटल का बना हुआ है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस बुक के अगर पेजेस को लेते हैं तो अगर इन सेपरेट पेजेस को लेमिनेट करके जोड़ा जाए तो फिर से एक और बनेगा। लेकिन जो ये लेमिनेटेड पीसीज हैं शीट के, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब अगर एक के अंदर ईडे करंट प्रोड्यूस होगा वो दूसरे के साथ एडअप होकर ईडे करंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। सो मेथड आपके क्या है, पहला स्लोटेड प्लेट यूज करनी है, एरिया कम करेंगे। दूसरा ये है कि वी विल यूज लेमिनेटेड शीट्स एंड दैट लेमिनेटेड शीट आर जॉइंड टुगेदर। सो उससे क्या होगा कि अगर लेमिनेटेड शीट है तो जो एक शीट के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ ईडे करंट, वो दूसरी शीट के अंदर जो ईडे करंट प्रोड्यूस हुआ है वो दोनों एडअप नहीं होंगे, वो इंडिविजुअली फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से ईडे करंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। अगर ईडे करंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी तो आपका हीटिंग इफेक्ट और जो एनर्जी का लॉस है वो भी आपका कम होगा। तो दो मेथड है, नॉट यूजिंग यूनिफॉर्म कोर, वी हैव टू यूज शीट्स, लेमिनेटेड शीट, बाय लेमिनेशन और बाय लेमिनेटेड शीट वी कैन रिड्यूस ईडे करंट, और इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म शीट वी विल यूज स्लोटेड प्लेट्स। ये आपको हो समझा, लगता है आपको आ गया होगा समझ में क्या बोला मैंने। ये एक यूनिफॉर्म पीस है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल, इसको कट कर लिया, अब इसमें क्या लिया, ये एक पीस कट किया, फिर इसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथे जोड़ते गए, ये भी यूनिफॉर्म मोटा हो गया, यहाँ से थिकनेस बढ़ गई इसकी, लेकिन क्या है इंडिविजुअली वो लेमिनेटेड है, तो एक के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो वो दूसरे के साथ एडअप नहीं होगा। तो ये टॉपिक था आपका ईडे करंट। तो नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। हमने कैपेसिटर पढ़ा था, उसकी कैपेसिटेंस थी, रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसकी रेजिस्टिविटी थी या उसकी रिएक्टेंस थी, क्लियर। और अब हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस, क्लियर। इंडक्टेंस किसको, इंडक्टर की। सो नाउ व्हाट इज इंडक्टेंस।
So the inductance is a property of a coil. Inductance is the property of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of the current through it is called self inductance. उसको हम बोलते हैं self inductance. तो self inductance क्या है? The property of a coil by virtue of which it opposes the growth and decay of the current flowing through it. अब ये coil क्या है? क्लियर? आपने देखा था coil क्या है? ये आपकी कोई coil है. Here this is any coil. It is connected with a battery through a key. क्लियर? जैसे हमने रेजिस्टेंस को जोड़ा था, कैपेसिटर को जोड़ा था, ये आपकी है कोयल. क्लियर? और इस कोयल को हम इंडक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? इंडक्टर. इसके बारे में पढ़ते हैं. क्या है कि जैसे ही इस सर्किट को हम ऑन करेंगे, क्लियर, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट कोयल. तो जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा तो दैट बिकम मैग्नेट. अगर ये मैग्नेट बनेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे सेट होगी इंड्यूस ईएमएफ. लेकिन लेंजलो क्या कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ ऐसे सेट होती है, इट अपोज द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस. जो इफेक्ट इसने प्रोड्यूस किया उसको अपोज करती है. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इस सर्किट को ऑन करेंगे, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा. तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ सेट होगी. वो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे सेट होगी जो इसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करेगी. मीन्स अब अगर हम इस बैटरी को ऑफ कर देते हैं, क्लियर, बैटरी को हमने बंद कर दिया, यहाँ से सर्किट को ऑफ कर दिया, तो अब करंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा है. अब ईएमएफ ऐसे सेट होगी कि वो डिक्रीजिंग को वो डिक्रीज नहीं होने देगी. मतलब पहले ईएमएफ ऐसे सेट हुई थी कि वो जो आपका करंट बढ़ रहा था उसको बढ़ने नहीं दे रही थी. अब जब हमने इसको बंद किया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई. तो ये ऐसे सेट हुई कि इसको कम नहीं होने दे रही. क्लियर? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया बेटा, क्लियर, जब हम यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, इस सर्किट को हमने ऑन कर दिया, तो ये बल्ब आपका जो यहाँ पे लगा हुआ है ये एकदम से नहीं जलेगा. इट विल टेक सम टाइम टू ग्लो प्रॉपरली. मतलब इसको जलने में थोड़ा टाइम लगेगा. क्यों? जैसे यहाँ पे करंट बढ़ा, लेकिन ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन और ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे क्या हुआ कि जो करंट की वैल्यू वो एकदम से इंक्रीज नहीं हुई, वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से ये ग्लो करना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद. सिमिलरली जब यहाँ इस बैटरी को हम ऑफ करेंगे, योर बल्ब इज नॉट इमीडिएटली ऑफ. एकदम से बंद नहीं होगा. इट विल टेक सम टाइम टू बिकम ऑफ. और इसको बंद होने में थोड़ा टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि जब करंट बढ़ रहा था तो इस कोयल ये चाहती थी कि करंट ना बढ़े एकदम से, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था. लेकिन जब करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ तो कोयल क्या चाहती है कि करंट एकदम से डिक्रीज ना हो. तो ये आपका था सेल्फ इंडक्टेंस. तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, सॉरी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोयल बाय वर्च्यू विच इट अपोज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे 2-4 लाइनें हैं, वो देखते हैं क्या लिखी हुई है यहाँ पे. कंसीडर अ कोयल व्हेन K key is pressed, the current in the coil start increasing. Due to increasing the current, the magnetic field and hence magnetic flux around the coil also increases. कि जब हम इसको ऑन करेंगे, इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस कोयल में से जब करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी. जब ये करंट इंक्रीज करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. अकॉर्डिंग and around the coil also increase. As a result, the induced EMF is set up in the coil. और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी? induced EMF सेटअप हो जाएगी. क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे induced EMF सेट होगी. अब वो induced EMF आपकी ऐसे सेट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ in the direction of induced EMF such that it opposes the growth of the current in the circuit. This delay the current to acquire the maximum value in the coil. अब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ऐसे सेट होगी, मतलब इसके इस बैटरी के अपोजिट. अब याद रखना, ये बैटरी तो देगी यहाँ पे ईएमएफ, एक और इंड्यूस ईएमएफ सेट होगी, वो ऐसे सेट होगी कि करंट को मैक्सिमम होने में थोड़ा टाइम लगेगा. करंट मैक्सिमम मतलब इस बल्ब को पूरी तरह ब्राइटनेस से जलने में थोड़ा टाइम क्यों लगा? क्योंकि करंट को मैक्सिमम होने में थोड़ा टाइम लगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और इंड्यूस ईएमएफ सेट हुई. सुनते रहना ध्यान से. यहाँ से करंट आ रहा है, क्लियर. दूसरा इस कोयल में से करंट आया. क्यों आया? क्योंकि इस कोयल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हुआ. उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ. अब क्या था कि जो
हमने बाहर से करंट प्रोवाइड किया है और जो इस कॉइल ने करंट प्रोड्यूस किया, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर। अब जो इंड्यूस ईएमएफ, मतलब यहाँ पे अगर आपके चार्जेस यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं, और यहाँ पे भी एक सेटअप होगा, तो इस बैटरी के इंड्यूस ईएमएफ की, इस बैटरी की ईएमएफ की और इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। मींस जो इंड्यूस ईएमएफ हुई है इस बैटरी की वजह से करंट को मैक्सिमम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब इस बैटरी की वजह से जो करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होनी थी इस बल्ब के अंदर जाके, वो इंड्यूस ईएमएफ उसको मैक्सिमम नहीं होने दे रही, मतलब उसको अपोज कर रही है। दूसरा पॉइंट, जब हमने इसको ऑफ कर दिया तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो करंट डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे फिर से इंड्यूस ईएमएफ हुई। अब वो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे सेट हुई है कि जो अप्लाइड के अपोजिट है। अब करंट डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट को डिक्रीज नहीं होने दे रही। इसका मतलब ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट टू द अप्लाइड ईएमएफ, कि ये बैटरी की अप्लाइड थी और ये कॉइल के अंदर थी इंड्यूस। तो ये आपका टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। अब हमने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। मींस अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलूंगा तो वो सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल है। क्लियर। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो इंड्यूस ईएमएफ थी या जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो कहीं ना कहीं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है आपके करंट के। अगर ये बैटरी में से करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका आ गया फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपका है जो फ्लक्स है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज डिपेंड ऑन द करंट प्रोवाइड बाय दिस बैटरी। अगर ये करंट ज़्यादा प्रोवाइड करेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये करंट कम प्रोवाइड करेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन दिस फाई इज इक्वल टू एल आई। दिस एल इज द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। अगर कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन नहीं बोला तो दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो पता लग रहा आपको क्या डिफरेंस है। अगर कोफिशिएंट लिखोगे इसको तो इंडक्टेंस नहीं लिखना, इंडक्शन लिखना, सेल्फ इंडक्शन। अगर आपने कोफिशिएंट नहीं लिखना तो दिस इज नोन एज एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। अब यहाँ से अब इसको हमने डिफाइन करना है कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब हमने यहाँ पे ईएमएफ निकालनी है। तो भाई हमें लेंजलो पता ही क्या कहता है। तो आपको लेंजलो कहता है कि जो ई है दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर। सो अब इस फाई की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू में डी दैट इज एल आई डिवाइड बाई डी टी। अब जो ये L है दैट इंडक्टेंस इज कांस्टेंट रहेगी, तो आपका यहाँ से जो ईएमएफ आ गई वो आपकी आ गई माइनस L इंटू में डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर। जितना करंट जल्दी जल्दी चेंज होगा उतनी जल्दी जल्दी आपकी ईएमएफ सेटअप होगी। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ है दैट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर। इसके बाद हम इसकी डिफाइन करेंगे इंडक्टेंस को। देखते हैं इंडक्टेंस क्या है आपकी। नेक्स्ट हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। क्या आपका सेल्फ इंडक्टेंस अभी हमने लिखा है कि फाई इज इक्वल टू एल आई। सो इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सो फाई इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है लिंक विद अ कॉइल वो क्या है, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू दैट कॉइल। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। तो आपकी जो सेल्फ इंडक्शन है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल। Means self inductance is defined as magnetic flux link with a coil when 1 ampere current flow through that coil. That is a one definition of self inductance. Another definition of self induction is in the form of EMF. This is in the form of flux. And what is it in the form of EMF? We have written as कि E is equal to minus L into में di by dt. Clear? So if I write here minus di by dt,
इज इक्वल टू 1, डी आई बाई डी टी किसके वो माइनस, अब ये माइनस डी बाई डी टी का मतलब बेटा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, ये आपका है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। अब ये डिक्रीज क्यों बोला, क्योंकि ये माइनस का था। अगर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट आपका यूनिटी है तो आपका जो ई है वो एल के इक्वल होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द ईएमएफ सेट इन अ कॉइल व्हेन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी। तो सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज the self induction rate, the self inductance is defined as the induced EMF set in a coil when the rate of change of current is unity, and that rate of change of current is decrease in the करंट इज यूनिटी, मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन द करंट इज यूनिटी, दैट इज। अब ये दो डेफिनेशन आपकी हैं, एक आपकी है फ्लक्स की फॉर्म में और एक आपकी ईएमएफ की फॉर्म में है। अब यहाँ से हम इनकी यूनिट भी निकाल लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन यूनिट क्या होगी। अब यहाँ से आपकी यूनिट आएगी, यहाँ से हम निकालते हैं और यहाँ से भी आप यूनिट को निकाल सकते हो, क्लियर। सो अब यहाँ से निकालते हैं पहले हम, तो दिस इज एल, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल आपका आ गया यहाँ से 5/I। अब जो फ्लक्स है उसकी यूनिट होती है वेबर, क्लियर, और करंट की होती है एम्पियर। तो ये बनेगी आपकी वेबर पर एम्पियर विच इज नोन एज हेनरी, जिसको हम कहते हैं हेनरी, एच से डिनोट किया जाता है हेनरी। और जब वहां से निकालेंगे, वहां से अगर आपने निकालनी है तो ये आपकी बनेगी ई बाय डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एल, माइनस को मैग्नीट्यूड में लेते हैं। तो ई की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज आल्सो द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज आल्सो इक्वल टू हेनरी, इसको भी हम हेनरी ही कहेंगे, क्लियर। सो यहां से पॉइंट क्लियर हुआ कि द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज नोन एज हेनरी, क्लियर, विच इज नोटेड बाय एल। जैसे रेजिस्टेंस था, जैसे कैपेसिटर सी था, कैपेसिटेंस सी थी, रेजिस्टेंस आर था, अब जो इंडक्टेंस है उसको एल से लिखेंगे और उसकी जो यूनिट होंगी वो हेनरी होंगी। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो ये आपका ये सिंबल था कैपेसिटर का, क्लियर, ये सिंबल था रजिस्टर का। अब जो ये सिंबल है, ये सिंबल आपका है इंडक्टर का। किसका सिंबल है ये? इंडक्टर। जैसे वो क्या था, रजिस्टर था, ये कैपेसिटर था, तो ये इंडक्टर है। इसको एल से लिखते थे, इसको आर से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं। तो ये नया टॉपिक आपके पास आ गया, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, क्लियर। इसके बाद हमने छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, उनको हम देखेंगे। अब आपका है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड द एल फॉर अ सोलेनॉइड, मींस इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ सोलेनॉइड ऑफ, सो यहाँ पे नाउ दिस इज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, area of cross section A, having n turn per unit length, and I be the current flowing through it, clear. So now for that solenoid we have to find the value of L, means we have to find the self inductance of a solenoid. So first of all, previous in the chapter number 4 we have find the magnetic field of a solenoid. So the magnetic field of a solenoid is given by B is equal to mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length, mu is the permeability, and that I is the current flowing through it. So now this is the value of B, clear. So we have to find the L. So first we have to find the flux. The flux is equal to BA. इसके बाद हम फ्लक्स निकालते हैं। जो फ्लक्स है आपका दैट इज BA cos थीटा होता है, तो थीटा हमने 0 डिग्री cos 0 1, तो दैट इज BA. So what is B for a solenoid? That is mu naught Ni, that is A. So this is the flux, and this flux is for the per unit length, means एक यूनिट लेंथ के लिए है, क्लियर। तो अपना जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, टोटल टर्न कितनी होगी, लेंथ जो हम निकालेंगे यहाँ से। अब जो टोटल लेंथ आपकी होगी, इसके लिए हमें पता है कि जो एक यूनिट है उसके अंदर n टर्न है, क्लियर। तो टोटल टर्न आपकी हो जाएंगे यहाँ से
n into l मीन्स ये जो आपका आया है दिस इज फॉर 1 यूनिट लेंथ के लिए है, 1 यूनिट लेंथ के लिए। अब जो अपनी टोटल लेंथ होगी दैट इज n into l। सो फ्लक्स फॉर टोटल लेंथ कैन बी रिटन एज म्यू नॉट NIA इंटू में NL। अब जो ये निकला पूरी सोलिनॉइड के लिए फ्लक्स। सो एक फ्लक्स आपका ये हो गया और यहां से आपका बन गया दैट इज म्यू नॉट N स्क्वायर IAL। दिस इज फ्लक्स। और अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस से फ्लक्स को लिखा था, दैट फ्लक्स कैन आल्सो बी रिटन एज फ्लक्स इज इक्वल टू LI। तो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स को हम इक्वल रख देंगे। तो यहां से जो आपका LI होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर IA into में L। So this I is cancelled with the L. So the self inductance of a solenoid can be written as mu naught, that is NI N square I AL। So this is the self inductance। अब ये है नंबर ऑफ टर्न की फॉर्म में। अब जो टोटल नंबर ऑफ टर्न थी आपकी दैट इज इक्वल टू n इंटू में n। तो अगर मैं यहां से इस n की वैल्यू निकालता हूं तो दैट n कम्स आउट टू बी कैपिटल N डिवाइड बाई L। तो यहां पे अब लिखते हैं म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर डिवाइड बाई, तो आपका इसके बाद यहाँ पे n बाई एल स्क्वायर इंटू a इंटू में l। तो एक l के साथ आपका l कैंसिल होकर बन गया म्यू नॉट n स्क्वायर LA। क्लियर। तो आपकी सेल्फ इंडक्शन आ गई। एक बार यहाँ देखते हैं। अब ये फील्ड था सोलेनोइड का, क्लियर, फॉर n टर्न्स, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कि एक यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स है, क्लियर। अब जो ये फ्लक्स निकला है ये निकला है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मींस ईच, जो आपका ये फ्लक्स था ये आपका ईच टर्न के लिए, मतलब एक यूनिट लेंथ में जो टर्न थी उसके लिए था। तो हमने क्या किया, अगर हमें तो पूरी सोलिनॉइड के लिए निकालना है तो पूरी सोलिनॉइड के अंदर कितनी टर्न बन जाएगी, n इंटू एल बन जाएगी, क्योंकि एक यूनिट में अगर n है तो टोटल लेंथ कितनी L NL। तो जो ये फ्लक्स आपका है दिस फ्लक्स इज फॉर होल सोलिनॉइड। तो हमने यहाँ से फ्लक्स निकाल लिया। एक फ्लक्स आपका LI के इक्वल भी होता है जो सेल्फ इंडक्शन से निकालना है। दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, दोनों कंपेयर करने के बाद L की वैल्यू आपकी आ गई म्यू नॉट N स्क्वायर AL। तो ये आ गया आपका L। इसके बाद हमने क्या किया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न को अगर हम n से लिख रहे हैं कैपिटल N, तो n इंटू एल मीन्स इसकी जगह हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड। अगर इस सोलिनॉइड के अंदर हम कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहाँ पे एक आ जाएगा म्यू आर। तो दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे एक आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, कि अगर इसके बीच में हम क्या इंट्रोड्यूस कर दें, कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर बन दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। तो उसका जो L होगा दैट L कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू में म्यू आर इंटू में N स्क्वायर डिवाइड बाय L इंटू में A। तो अब आपकी जो सेल्फ इंडक्शन है किस पे डिपेंड करती है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है, रिलेटिव परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है, एरिया पे और लेंथ पे। तो दिस इज योर टॉपिक सेल्फ इंडक्शन of a solenoid. So completed. So this is over for today. After that energy stored left and one topic left, that is mutual induction. Clear? So this is over for today. साथ साथ आपने करना है, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आपने उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि उसको हम दोबारा से आप लोगों को बता सकें। थैंक यू।